नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेके दुनिया की हर बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई भी बड़ी खबर नहीं छूटेगी। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत में सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टियां शामिल हुई और इस बार का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि सत्र के शुरुआती 2 दिन दिल्ली एमसीडी और गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। ऐसे में माना यह जा सकता है कि शुरुआती 2 दिन गहमा गहमी तेज देखने को मिलेगी। शीतकालीन सत्र के आगाज होने से पहले सत्र को लेकर सभी दलों की बैठक हुई। सरकार शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा गया है। आज हुई बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के तमाम दलों के सांसद शामिल हुए, लेकिन आज हुई मीटिंग से पता चल गया कि ये शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने वाला है। बैठक में कांग्रेस ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा उठाया, महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। ऐसे में कहा जा सकता है कि 7 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में तीखी नोकझोंक की गर्मी जरूर देखने को मिलेगी। जितने भी जो लोगों के मुद्दे होते हैं उनको उठाने नहीं देते ये। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे मुद्दे जो ऑपोजिशन ने वहाँ रेज किए हैं, चाहे महंगाई की बात हो, आज के दिन बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो भी हैं, पिछली बार भी कहते कहते इन्होंने समय निकाला और नहीं होने दी डिस्कशन, बाद में जाकर करते हैं। तो लेकिन उसके लिए ऑपोजिशन को भी वहां पर भी आंदोलन करना पड़ता है, तो क्यों ऐसा हो? जो प्रतिष्ठान है बेजा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये सब चीज आपकी जानकारी में है। हम ये भी मुद्दा उठाना चाहते हैं कि चाइनीज बॉर्डर में, इंडो चाइना बॉर्डर में स्थिति क्या है। सरकार इसमें सदन के अंदर एक चर्चा कराएं। वहीं सरकार का कहना है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष की ओर से सुझाव मांगे गए हैं। किसी भी मुद्दे पर क्यों ना हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कुछ सुझाव उन लोगों के तरफ से, अपोजिशन तरफ से आए हुए हैं, हमने नोट किया है। बीएसी में हम चर्चा करेंगे। इस सर्वदलीय बैठक में 47 पार्टियों में से 31 पार्टियों ने हिस्सा लिया। 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 17 बैठकें होगी। 7 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे, वहीं 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है। माना जा रहा है कि सत्र के पहले दिन 2 चुनाव परिणाम हावी रहेंगे। तो 7 दिसंबर से संसद सत्र का आगाज होने जा रहा है और सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर दी है। ऐसे में यह सत्र हंगामेदार निश्चित तौर पर रहेगा। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। आइए आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कौन कौन से मुद्दे जिन पर सदन में शीतकालीन सत्र के दौरान गहमा गहमी होगी। सबसे पहला मुद्दा चुनाव आयोग की नियुक्ति पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और सिर्फ 1 दिन में नियुक्ति पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का, जो हावी रहने वाला है। तीसरा बड़ा मुद्दा भारत चीन सीमा विवाद, जिसे लेकर सरकार को विपक्ष लगातार घेरता रहा है। चुनावी मैदानों में भी जो 2 बड़े मुद्दे नजर आए, वो भी शीतकालीन सत्र में जिनकी गूंज सुनाई देने वाली है, वो है महंगाई और बेरोजगारी। इसके साथ ही साइबर क्राइम की घटनाएं बीते कुछ दिनों में इजाफा जिनमें देखने को मिला है, उसे लेकर भी सरकार को घेर सकता है विपक्ष। वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका केंद्र के बीच जिस तरीके का तनाव बीते दिनों में देखने को मिला, वो विपक्ष भुनाने की जरूर कोशिश करेगा। जातिगत जनगणना, क्योंकि कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है और इसकी मांग वो शीतकालीन सत्र के दौरान भी कर सकती है, और जाहिर है कि इन्हीं मुद्दों की वजह से शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। अगली खबर जिसकी हम बात करेंगे, एमसीडी के सिंहासन पर कौन बैठेगा। जी, दिल्ली के एमसीडी चुनाव का फाइनल रिजल्ट कल आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है। एमसीडी के दंगल में बीजेपी की तरफ से कई गंभीर आरोप आम आदमी पर लगातार लगाए गए इस पार्टी पर, लेकिन
एमसीडी में मिल रही जीत से और संभावित सीटों के आंकड़ों से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दे दिया है। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है। एग्जिट पोल के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। ज्यादातर एग्जिट पोल में दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, यानी 15 साल बाद दिल्ली की एमसीडी में सत्ता परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से केजरीवाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल 2022 के मुताबिक दिल्ली एमसीडी चुनाव में कुल 250 सीटें हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 69 से 91 और कांग्रेस को 3 से 7 सीट मिलने का अनुमान है। TV9 ने भी ऐसा ही अनुमान लगाया है। TV9 के आकलन के मुताबिक दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को साफ जनादेश मिलने की संभावना है। TV9 एग्जिट पोल 2022 में दिल्ली एमसीडी की कुल 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 145, बीजेपी को 94 और कांग्रेस को 8 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में एमसीडी के दंगल में बीजेपी की ओर से कई आरोप लगाए गए, चाहे वो सत्येंद्र जैन का जेल मसाज का वीडियो हो या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगे कथित शराब घोटाले के आरोप हो। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी एमसीडी में कमल खिलाने में कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी के दुर्ग को जीतने के लिए बीजेपी को नए सिरे से मेहनत करने की जरूरत है। उसे समझना होगा कि हर चुनाव पीएम मोदी के चेहरे से नहीं जीता जा सकता। बहरहाल बुधवार सुबह 8 बजे काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और दिन चढ़ने के साथ ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि एमसीडी पर एग्जिट पोल कितने सटीक साबित हुए। बिहार के शिक्षक खान सर को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। खान सर छात्रों को पढ़ा रहे थे कि उसी दौरान समाज पर बात करते समय ऐसा एक उन्होंने कुछ कह दिया जिससे उनकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी और सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया जाने लगा। बिहार वाले खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। मामला इतना गर्म हो गया कि उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब जरा विवाद भी जान लीजिए। खान सर हमेशा की तरह बड़ी सी स्क्रीन पर बच्चों को पढ़ा रहे थे। वीडियो में खान सर द्वंद्व समास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि संधि विच्छेद पढ़े हैं ना, कुछ संधि ऐसी होती हैं समास वगैरह में कि एक ही चीज के 2 अर्थ होते हैं, सुने हैं कि नहीं। उदाहरण के तौर पर खान सर कहते हैं कि सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब ये कि सुरेश ने जहाज उड़ाया। इसके बाद खान सर कहते हैं कि यहाँ हम अगर नाम बदल दें, जैसे अब्दुल ने जहाज उड़ाया, यहाँ खान सर अब्दुल को जहाज उड़ाने का मतलब बम वगैरह से उड़ाने की बात कर रहे हैं। अब्दुल भाई चलिए संधि पीछे पड़े होंगे ना। कुछ संधि ऐसी होती हैं समास वगैरह में, एक ही चीज के 2 अर्थ होते हैं, सुने हैं कि नहीं। ऐसे समास होते हैं, सब द्वंद्व समास बोलते हैं ना। द्वंद्व समास एक ही चीज के 2 अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इस बयान के बाद ही विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया और इसे निहायत ही घटिया बताते हुए खान सर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस ने गिरफ्तारी की मांग की तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि हिंदी व्याकरण और संधि समास के बारे में कांग्रेस को ज्यादा समझ नहीं होगी क्योंकि वो एलिट अंग्रेजी पार्टी है। संधि और समास और हिंदी व्याकरण के बारे में कांग्रेस के लोगों को पढ़ना चाहिए। ये एलीट अंग्रेजीदा लोग हैं और कांग्रेस दुविधाओं से ग्रस्त पार्टी है। इस तरह के विवाद खड़े करने से उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। खान सर की गिरफ्तारी की मांग पर छात्रों में भी नाराजगी है। छात्र उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, टीचर के साथ ऐसा कोई नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को अपने बूढ़ रही और चाह रही कि टीचर उभरा है कि उसको भी डुबा गए। ये कांग्रेस को पहले अपना देखे कि अपने आप को कैसे बचाए। विवाद गहराने के बाद खान सर का एक और वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने अपनी सफाई दी। खान सर ने बताया कि आखिर वो बयान उन्होंने क्यों दिया। तो पटना के खान सर पूरे देश में मशहूर है। उनके पढ़ाने के अंदाज का हर कोई कायल है और उसी तरीके से विवादों से भी उनका नाता काफी गहरा, काफी पुराना है। पहले भी खान सर के बयान विवाद की वजह बन चुके हैं। वहीं उन पर छात्रों को भड़काने के भी आरोप लग चुके हैं।
खान सर के साथ विवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं जो खान सर का नाता विवादों से जोड़ चुके हैं। हाल ही में खान सर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने पंचर बनाने की बात कही थी। अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो, तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। वहीं एक बार जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान को हमेशा क्यों लताड़ लगाते हैं तो सुनिए उनका जवाब क्या था। एक बार यूट्यूब प्रोग्राम किया था कि आप लोग बात कर सकते हैं सबसे, तो वो पाकिस्तान वाला 4-5 गो था सब, तो उसमें एक पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं। तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, अरे क्या बात है। इससे पहले खान सर पर बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ छात्रों के विरोध के बाद हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। बिहार पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कोचिंग सेंटर पर छापेमारी भी की थी। मजाकिया अंदाज में खान सर बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के तरीके ने खान सर को फेमस कर दिया है, लेकिन रह रहकर कोई न कोई विवाद सामने आता रहता है। खान सर को विवादों की खान कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। बीते 3 दिन से मथुरा में अलर्ट है। 6 दिसंबर यानी कि बाबरी विध्वंस की बरसी पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। हिंदू संगठनों ने शाही ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया था, जिसके बाद 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। कृष्ण की नगरी मथुरा में अलर्ट है। मौका बाबरी की बरसी का था, जिसे लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। बाबरी की बरसी पर हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद मथुरा समेत पूरे पश्चिमी यूपी में पुलिस अलर्ट हो गई। मथुरा में धारा 144 लगा दी गई, लेकिन इसके बाद भी हंगामा थमा नहीं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मथुरा में सुबह सुबह ही पुलिसकर्मियों की फौज उतर गई। जमीन से लेकर आसमान तक कृष्ण नगरी में हुड़दंगियों पर नजर रखी जाने लगी। कान्हा की नगरी में एक तरफ पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी तो दूसरी तरफ आसमान में ड्रोन गश्त कर रहे थे, ताकि हुड़दंगियों के हंगामे से पहले उन्हें पकड़ा जा सके। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है, और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। बाबरी विध्वंस की बरसी पर हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी थी, और इसकी इजाजत के लिए हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ने CM योगी को खून से खत लिखा था। हिंदू महासभा का दावा है कि जहां शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। में प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है, और मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारी है। हमने पूरे क्षेत्र को सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, PSC, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है। यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट दिखाई दी। कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई। हिंदू महासभा के कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया तो कई को गिरफ्तार कर लिया गया। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद पुराना है, मामला कोर्ट में है, लेकिन हिंदू महासभा ने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर मथुरा को सियासी अखाड़ा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जी, ये मामला है कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद तनाव की स्थिति बनी है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। आइए आपको तफसील से ये भी बता देते हैं कि आखिर मथुरा में तनाव क्यों है, ये भी आप समझिए और इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया गया कि ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लड्डू गोपाल के जलाभिषेक का ऐलान इस दौरान किया गया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता इस बात को लेकर अड़ गए। दूसरी तरफ CM योगी को खून से बाकायदा इसे लेकर एक चिट्ठी लिखी गई, इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जन्मभूमि ईदगाह विवाद आखिर है क्या, ये भी आप समझिए। 13.37 एकड़ जमीन का
ये पूरा मामला है जिसको लेकर विवाद पैदा हुआ। 10.9 एकड़ की जमीन पर क्योंकि कृष्ण मंदिर की मौजूदगी है और 2.5 एकड़ की जमीन पर ईदगाह मस्जिद है, यानी कि ईदगाह मस्जिद का परिसर है। दावा यह है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था और उसके बाद बनी थी मस्जिद, जिसके बाद ये विवाद और ज्यादा गहराया गया। आइए इतिहास के झरोखे में जाते हुए इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको बता देते हैं। 1669 में औरंगजेब ने केशवनाथ मंदिर को तोड़ा था। इसके साथ 1670 में शाही मस्जिद का निर्माण किया गया। 1770 में गोवर्धन में मुगल मराठा जंग हुई और 1815 में 13.37 एकड़ की जमीन की नीलामी की गई और बनारस के राजा पटनीमल ने जमीन उस दौरान खरीद ली थी। 1944 में जुगल किशोर बिरला ने जमीन पटनीमल के वंशजों से ले ली थी और 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया गया, उसको बनाया गया और फिर 1982 में मंदिर का दोबारा से निर्माण होता है। 1964 में पूरी जमीन पर हक के लिए केस जाता है, यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। 1968 में फिर मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता हो गया था, लेकिन ये देखिए गाहे बगाहे ये मामला उठता रहता है और इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है, जिसमें खास तौर पर आज के लिए ये ऐलान किया गया था, जिसके बाद पूरे मथुरा में बीते 3 दिन से अलर्ट की सिचुएशन है। आइए बात कश्मीर की करेंगे, क्योंकि कश्मीर में कभी भी चुनाव हो सकता है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को यह बिल्कुल मंजूर नहीं, तभी तो वो खुलेआम धमकी देते नजर आते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सरकार और सेना को धमकी भरे लहजे में कहा कि चुनाव में दखल ना दे, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा कि काबू करना मुश्किल हो जाएगा। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार, आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर सेना के खिलाफ जहर उगला है। घाटी में तैनात जवानों को फारूक अब्दुल्ला ने खुलेआम धमकी दी। फारूक अब्दुल्ला यूं तो लोकतंत्र की वकालत करते हैं, लेकिन वो चुनाव से डरते हैं, तभी तो सेना को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान के बाद अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं, तो वहीं बीजेपी इसे अब्दुल्ला का डर बता रही है। डर जम्मू कश्मीर के विकास से, डर जम्मू कश्मीर में बहाल हो रही शांति से। देखो, ये चुनाव से पहले चिक इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि जिस ज़मींदारी को वो करते थे और जिस ज़मींदारी को अपने अलगाववादी लठैतों के भरोसे वो ज़िंदा रखे हुए थे, तो आज जो है वो ज़मींदारी वहाँ नहीं चल रही है, बल्कि विकास की भागीदारी चल रही है। फारूक अब्दुल्ला के हर बयान पर साथ देने वाली कांग्रेस ने फिर से एक बार उनका साथ दिया और चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। न वहाँ के लोगों को एतमाद में लिया है, न वहाँ के नेताओं को एतमाद में लिया है, और फौज की बड़ी तादाद कश्मीर के अंदर लगा दी है। इसके बावजूद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए और वहाँ का इलेक्शन भी इन हालात में, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, तो कश्मीर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी से फारूक अब्दुल्ला को फायदे की बजाय नुकसान जरूर होगा, क्योंकि अब कश्मीर को विकास चाहिए, विवाद नहीं। तो पंजाब सरकार का एक दावा है ये कि गैंगस्टर गोल्डी बरार को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन इसी बीच गैंगस्टर गोल्डी बरार के आए एक कथित इंटरव्यू ने इसी दावे पर सवाल खड़े कर दिए। इंटरव्यू में गोल्डी बरार ने अपनी गिरफ्तारी की खबरों को सिरे से नकार दिया है, तो अब भगवंत मान विपक्ष के निशाने पर है। भगवंत मान के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं उनके इरादों पर। पहले वो दावे क्या थे, जरा उन्हीं के मुंह से सुनिए। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज़ है, जो कि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब
गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। मान दावा कर रहे हैं कि हमने आते ही गन कल्चर को खत्म किया। वहीं मान का दावा यह भी है कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है। इधर मान के दावे हैं, उधर एक कथित इंटरव्यू सामने आया है जिसमें एक कनाडाई FM चैनल के एक पत्रकार रितेश लाखी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। बताया जा रहा है कि रितेश लाखी से बात कर रहा शख्स गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है। रितेश लाखी पूछता है कि पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि तुम्हें डिटेन किया गया है, क्या ये बात सच है? गोल्डी बराड़ कहता है नहीं, मैं खुला घूम रहा हूं, मुझे कहीं डिटेन नहीं किया गया। रितेश लाखी पूछता है कि तुम अमेरिका में हो या अमेरिका छोड़ चुके हो? गोल्डी बराड़ कहता है नहीं, मैं अमेरिका छोड़ चुका। कनाडा के रेड FM कनाडा चैनल पर यह कथित इंटरव्यू अपलोड किया गया। अब ये सुर्खियों में है, जिसने भगवंत मान के दावों को सुर्खियों में ला दिया है। वहीं अब मान की पोल खुलते ही विपक्षी दलों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। कल ਜਿਹੜੇ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भगवंत मान ने एक क्लेम किया कि पंजाब की सरकार ने एक मोस्ट वांटेड जिहड़ा गैंगस्टर है गोल्डी बराड़ ਉਹਨੂੰ फड़ लिया गया। मैनू भी बड़ी इस गल की तसल्ली हुंदी और खुशी भी हुंदी कि जे इस गल 'ਚ कोई सच्चाई हुंदी। देखो किसी भी सूबे के मुख मंत्री ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, सूबे ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और भारत सरकार ਦੀ भी ਹੁੰਦੀ है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ बताया गया। गोल्डी बराड़, जिसका असली नाम है सतविंदर सिंह, गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित करा हुआ है। गोल्डी बराड़ पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज है और उसका नेटवर्क भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ है। कहां-कहां पर भारत में गोल्डी बराड़ का नेटवर्क फैला है, कौन-कौन से वो राज्य हैं, उसकी तस्वीर मैप के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। पंजाब के साथ-साथ दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी 6 ऐसे राज्य जहां पर गोल्डी बराड़ का नेटवर्क फैला हुआ है। और इसी गोल्डी बराड़ को लेकर भगवंत मान ने जो कुछ भी कहा था, सिरे से आज खुद गोल्डी बराड़ ने इसे नकार दिया है। इन दिनों भारत में साइबर अटैक के मामले बढ़ गए हैं। दिल्ली एम्स के बाद ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई। हैकर्स ने करीब 6000 हमले किए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। दिल्ली एम्स का सर्वर हैक होने के बाद अभी तक ठीक नहीं हो सका है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। हैकर्स ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। ICMR पर साइबर अटैक की जानकारी NIC की तरफ से दी गई। जानकारी के मुताबिक 30 नवंबर को हैकर्स ने 24 घंटे में ICMR की वेबसाइट को हैक करने के लिए 6000 से ज्यादा बार कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक ये हमले हांगकांग के ब्लैक लिस्टेड IP एड्रेस से किए गए, लेकिन हैकर्स सफल नहीं हो सके। फिलहाल मामले को लेकर साइबर एक्सपर्ट्स की टीम अलर्ट पर है। जानकारों के मुताबिक अगर फायरवॉल में कुछ खामियां होती तो हैकर्स सेंध लगाने में सफल हो सकते थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकारी संगठनों को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सुरक्षा पैच को अपडेट करना होगा ताकि हैकर्स की नापाक हरकत से बचा जा सके। हैकर्स के निशाने पर इन दिनों भारत का मेडिकल सेक्टर है, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने की तैयारी हैकर्स की तरफ से की जा रही है। देखिए कौन कौन से मामले रिसेंटली सामने आए जिसमें दिल्ली एम्स के सर्वर को हैक किया गया, जिसके बाद एक लंबे वक्त तक कामकाज भी प्रभावित रहा। साथ ही एम्स के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल के सर्वर पर भी अटैक किया गया और ये हैकिंग की कोशिश की गई। ICMR की साइट हैक करने की 6000 बार कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुए। साल 2022 में मेडिकल सेक्टर पर 19 लाख साइबर अटैक हुए। इस संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश रचने की तैयारी।
ज्यादातर हैकर्स ग्रुप पाकिस्तान, चीन और इसके साथ ही वियतनाम के बताए जाते हैं, जो बार बार इस साइबर अटैक की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से ये कोशिश आज की गई जो विफल नजर आई है। बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस का कहना है कि आफताब ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ श्रद्धा के मर्डर को अंजाम दिया और इसके साथ ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। पुलिस का दावा यह भी कि आफताब खुद को काफी संभालते हुए जवाब देता है ताकि वो अपनी प्लानिंग में इधर से उधर ना भटके। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ जो इस बात को पुख्ता करता है कि आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के पहले और बाद में खुद को बचाने के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। कैसे वो खुद को बचाना चाहता था, इसी को लेकर तमाम जानकारी सामने आई है। कैसे आफताब की जो इंटरनेट सर्च हिस्ट्री है उसको खंगाला गया कि आफताब इंटरनेट पर क्या कुछ सर्च करता था। हॉलीवुड सेलिब्रिटी जॉनी डेप, एम्बर हर्ड की जो मानहानि केस थी उसको उसने थरली फॉलो किया। क्या कुछ उस अदालती कार्रवाई में हुआ, इसकी पूरी जानकारी जुटाई। इसी ट्रायल के हर पहलू को आफताब ने अच्छे से देखा और पढ़ा, यानी कि एक तरह से वो अपना होमवर्क कर रहा था। पुलिस को इस बात का शक है कि ट्रायल देखकर आफताब ने कई तरकीबें भी सीखी, खुद को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की और इन्हीं तरकीबों से खुद को अभी तक वो संभालता नजर आया। और जब सवाल जवाब किए जा रहे थे तो पुलिस को इन्हीं तरकीबों के आधार पर वो गुमराह भी कर रहा था। ये तमाम जानकारी सामने आई है जिसे लेकर पुलिस अब आगे की जांच बढ़ा रही है और आफताब पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। अगली खबर महाराष्ट्र की है, जहां पर महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दो महिलाओं ने एक मां बेटे पर एसिड अटैक कर दिया जिससे दोनों झुलस गए। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाए गए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने एसिड फेंकने वाली एक महिला को गिरफ्तार भी कर लिया। नागपुर में एसिड अटैक का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामला शहर के विनोबा भावे इलाके का है। दो महिलाओं ने एक महिला के ऊपर एसिड फेंक दिया जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। जिस समय महिला पर एसिड फेंका गया उस समय उसके साथ 2.5 साल का लड़का भी मौजूद था, जिससे दोनों इसकी चपेट में आ गए। आणि थोडासा तपास आम्हाला करू द्या, त्यानंतर पूर्ण डिटेल्स कळेल आणि त्यामध्ये कुणाचा सहभाग आहे का हे आपण निश्चित होईल। सध्याची स्थितीमध्ये एका महिलाची अटक झालेली आहे। घटना के बाद मां बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एसिड फेंकने वाली दो में से एक महिला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अगली खबर चुनावी रेवड़ियों को लेके, जिसे बांटते बांटते राज्य सरकारें खोखली हो रही हैं, जिसके बाद खर्च चलाने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों को गिरवी रखकर कर्ज लिया जा रहा है। पिछले 2 साल में 4 राज्यों ने ऐसा करते हुए 47,100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इसके बाद केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इसे लेकर आगाह कर दिया है। जाहिर बात है कि ज्यादा से ज्यादा खर्च लेना राज्यों के लिए खतरे की घंटी है। आपको यह भी बता देते हैं कि पिछले 2 साल में कौन कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने लोन लिया और कितना खर्च किया, इसकी तस्वीर आपके सामने है। 2 साल में लिया गया कर्ज क्या सामने आया। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की करेंगे। आंध्र प्रदेश ने बीते 2 साल में 24,000 करोड़ का लोन लिया है। उत्तर प्रदेश में 17,500 करोड़ का यह आंकड़ा है। पंजाब में 2,900 करोड़। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने 2,700 करोड़ का कर्ज ले रखा है। यानी कि राज्य अपनी जीडीपी का 3.5% कर्ज के बाजार से ले सकते हैं और इसका ब्यौरा बजट में देना होता है। लेकिन राज्य सरकारें इससे ज्यादा कर्ज ले रही हैं और ये जानकारी छिपा भी रही है। राज्य इन्हें बजट में दिखाती नहीं और इसके लिए राज्य अपनी सार्वजनिक संपत्तियों को गिरवी रखकर कर्ज लेने के लिए मजबूर हो चला है। किन राज्यों पर कितना अघोषित कर्ज है उसकी जानकारी आप देख लीजिए। तेलंगाना पर 56,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश पर 28,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश पर 25,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक पर 10,000 करोड़ रुपए, केरल पर 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन यह पूरा आंकड़ा छिपाया गया है और इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में आगाह करते हुए कहा कि अगले 4 साल में राज्य सरकारें इसी तरीके से
संपत्तियों को गिरवी रखते हुए कर्ज लेती रही तो राज्यों की हालत खराब हो जाएगी। आपको यह भी बता देते हैं कि अगर इसी तरीके से कर्ज लिया जाएगा तो अगले 4 साल में उन राज्यों का कर्ज जीडीपी से कितना प्रतिशत हो जाएगा, यह भी आप समझिए। अगले 4 साल में जीडीपी का कितना फीसद ये कर्ज होगा? पंजाब का होगा 46.8% का, राजस्थान का 39.4%, हरियाणा का 31%, झारखंड का यह आंकड़ा 30.2% का होने वाला है। और जाहिर बात है कि ये रिपोर्ट जब सामने आरबीआई की आई है तो ये चिंता का विषय है और राज्यों को इसे लेकर अलर्ट रहने की भी जरूरत है। आइए रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो पहुंची अजमेर और उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाई, वहीं ममता पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर भी पहुंची, पूजा अर्चना भी की। अजमेर शरीफ की दरगाह पर ममता बनर्जी, दरगाह पर ममता ने चढ़ाई चादर, शांति और उन्नति के लिए मांगी दुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची। ये दूसरी बार है जब ममता सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए पहुंची। इससे पहले ममता साल 1999 में अजमेर आई थी। उस समय उन्हें रेल मंत्री बनाया गया था। ममता ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बंगाल और राजस्थान का रिश्ता अलग है। राजस्थान का साथ बंगाल का एक रिलेशन बढ़िया है, तो ये हम अभी जो आए हैं एक दिन के लिए। ममता बनर्जी पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर भी गईं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इससे पहले सोमवार को नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के सीएम और विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद वो अजमेर पहुंची। कोरोना पैंडेमिक के बाद हार्ट अटैक के केस लगातार तेजी के साथ बढ़े हैं, जिससे हर किसी में डर है, क्योंकि कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिले हैं और देखते ही देखते उनकी मौत हो रही है। इन दिनों हार्ट अटैक के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन हार्ट अटैक से मौत के वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर डर लगने लगा है। वाराणसी में भतीजे की शादी में नाचते नाचते फूफा की मौत हो गई। उनके आसपास के लोगों को लगा कि वो कोई स्टैप कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी मौत का पता चला तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा ही एमपी के जबलपुर से भी एक मामला सामने आया, जिसमें बस ड्राइव करते समय ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद बस सामने खड़ी गाड़ियों और लोगों को रौंदती चली गई। वाला है जो रेड वाला है ना, मेरठ से भी एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 3 दोस्त पैदल जा रहे थे। तभी उनमें से एक ने सीने पर हाथ रखा और उसे छींक आ गई, जिसके बाद सेकंडों में जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर अचानक से हार्ट अटैक के केस इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए। इसका ठीक जवाब अभी तक नहीं मिल सका है, लेकिन इन केसेस को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि हमें अपने दिल का और अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो ये स्थिति भयावह है, क्योंकि कोरोना के बाद बिना किसी सिम्टम के हार्ट अटैक की समस्या देश में तेजी के साथ बढ़ रही है। केसेस आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हर 5वां व्यक्ति हार्ट का मरीज है, जिसको लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एक रिसर्च की है, जिसमें खास तरीके के जीन को हार्ट अटैक की वजह माना जा रहा है। ये रिसर्च क्या कहती है, इसकी तफसील से आपको जानकारी दे देते हैं। यानी हार्ट अटैक की वजह एक जीन बताया जा रहा है, MYBPC3 जीन है कार्डियक अरेस्ट का वजह। MYBPC3 जीन में मिला है 25 BP डिलीशन म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन भारतीयों में सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ने की वजह बताई जा रही है। देखिए, कोरोना के बाद से हार्ट अटैक के केसेस निश्चित तौर पर बढ़े हैं, क्योंकि कोरोना से लोगों में खास तरीके की समस्या आम हो चली है। उसके बारे में भी आपको बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि कोरोना होने के बाद आपको करना क्या चाहिए, कैसे आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना की वजह से मायोकार्डिटिस की समस्या आम हो चली है, यानी कि दिल में संक्रमण को मायोकार्डिटिस कहा जाता है। फेफड़े की तरह दिल को धीमे धीमे ये नुकसान पहुंचाता है। कोरोना होने के 3-4 महीने बाद इसका असर दिखने लगता है। लॉन्ग टाइम कार्डियक सर्विलांस की इसके लिए जरूरत होती है। कोरोना होने पर 2D एको और ECG आप जरूर करवाएं, यानी कि समय समय पर अपने दिल की जांच आप करवाते रहें।
अचानक से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ना देश के सामने एक बड़ी समस्या है। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में दिल्ली एम्स के सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट संदीप सेठ का क्या कहना है, सुनिए। जैसे मान लीजिए आप कोई 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का लड़का भागता हुआ, डांस करता हुआ गिर जाता है, बेहोश हो जाता है या मर जाता है, तो उसमें ज़रूरी थोड़ी कि वो हार्ट अटैक है, वो बेहोश हो गया है, या अगर मर भी गया तो उसमें कारण कई बार हार्ट में बीमारी निकलती है जो कई बार खानदानी होती है, तो वो हार्ट अटैक नहीं होता, पर हाँ हार्ट का कारण होता है, तो उसको आपको अलग करना होता है। उसमें कई बार हार्ट की मसल मोटी हो जाती हैं, खानदानी और बीमारी होती हैं, ईसीजी में कोई चेंजेस होते हैं जिसे क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन बोलते हैं, इस तरह की बीमारी होती है। लेकिन हाँ, कोई 30 साल का जने कोई हो जाए, एक्चुअली हार्ट अटैक हो सकता है, पता चलता है कि उसके खानदानी हार्ट अटैक्स थे, कि उसके फादर की डेथ हो गई थी 40 साल की उम्र में, या वो एक्चुअली बहुत सिगरेट पीते थे, खुद बहुत सिगरेट पीता था, या पता चलेगा भाई उसका एक स्टेंट तो पहले ही पड़ चुका था, जो ऑब्वियसली वो कोई एक्टर है, कुछ तो उसने किसी को बताया नहीं, बाहर चुपचाप उसने एक स्टेंट डलाया हुआ था और वो किसी को पता नहीं। तो इस तरह से हार्ट अटैक्स इतने छुपे हुए नहीं होते, वो पता होता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। पहले जहां पर हार्ट अटैक की परेशानी बुजुर्गों में, सीनियर सिटीजन्स में देखने को मिलती थी, वहीं अब कम उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि अलर्ट रहना ही इसका एकमात्र उपाय नजर आता है। कैसे आप हार्ट अटैक से बचाव कर सकते हैं, क्या करें, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या ना करें। क्या करें, वजन को आप कंट्रोल में रखें, ओबीज होने की तरफ ना बढ़ें। क्या ना करें, ज्यादा बाहर की चीजों का सेवन ना करें, ना खाएं। शुगर अपनी नियंत्रित करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना ज्यादा हो सके मीठा खाने से खुद को आपको बचाना है। तनाव कम ले, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। दिल पर लेकर या फिर गुस्से में काम ना करें, जिससे स्ट्रेस बिल्टअप होता है। फ्रेश सब्जियां, फल का सेवन आप करें, और जो फैट वाली चीजें हैं जो आपको मोटापा की तरफ ले जा सकती हैं, ओबीस कर सकती है, उनसे आपको बचना है। हल्के तेल में सब्जी बनाएं, ज्यादा चिकनाई वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा तेल घी आप ना खाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेका हुआ खाना खाने की कोशिश करें, ज्यादा तला भुना खाना खाने से आप बचें, ये एक बड़ी सावधानी आप बरत सकते हैं। इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, वॉक करें नियमित तौर पर, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और शरीर को पैसिव नहीं होने दें। खाने में ज्यादा सैलेड का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो फाइबर के तौर पर काम करता है। पेट भरकर बिल्कुल भी ना खाएं, और अपने पेट में डाइजेशन को बेहतरीन तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने दें। समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, उससे ना बचें। और सबसे महत्वपूर्ण, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना ले, यानी कि खुद आप डॉक्टर ना बने, इस बात का आपको खास तौर पर ख्याल रखना है। इधर सोशल मीडिया पर इन दिनों चीकू को फलों का राजा बनाने के लिए एक मुहिम चल रही है, और इस समर्थन में अब सेलिब्रिटीज भी आ चुके हैं। वो कहते हैं कि टाइम फॉर डार्क हैंडसम किंग टू डस इट। इन दिनों सोशल मीडिया पर चीकू को फलों का राजा बनाने की मांग चल रही है, जिसके लिए change.org पर एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कि हम आम और सेब की महिमा गा रहे हैं, वो महान हैं, लेकिन अब अंडरडॉग के शासन का समय आ गया है। इस मुहिम में कई सेलिब्रिटी भी कूद पड़े हैं। कॉमेडियन वीर दास ने एक वीडियो जारी कर चीकू को फलों का राजा बनाने का समर्थन किया। आम को एवरीबडी केयर्स अबाउट द आम आदमी, नोबडी केयर्स अबाउट द चीकू आदमी, बिकॉज चीकू आदमीज आर अंडरडॉग्स। Just for a second आम को छोड़ दीजिए, alright, because as you know everybody is invested in that. चीकू के पास मेहनत है, मेहनत करता है, चीकू के पास टैलेंट है, चीकू के पास जो भी है चीकू ने खुद कमाया है। So I understand that. You are a चीकू, I am a चीकू. We are underdogs and हमारे जिंदगी में आम है that we need to be without. So let's vote to make Chiku's king. Alright, I need you to sign this petition and share this video to make Chiku the king of the fruits. Hashtag King Chiku. For the win. Let's go. वहीं चीकू नाम से जाने वाले क्रिकेटर विराट कोहली ने भी चीकू को किंग बनाने की मुहिम का समर्थन किया। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख मुनीर और पूर्व पीएम इमरान खान की तनातनी जग जाहिर है, और ऐसे में अब पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान को चेतावनी दी कि वो सेना अध्यक्ष के खिलाफ कोई भी टिप्पणी न करे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को लेकर इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को कड़ी चेतावनी दी है। अलवी ने कहा कि इमरान खान अपने नेताओं और सोशल मीडिया टीम को सख्त निर्देश दें कि जनरल असीम मुनीर के खिलाफ कोई भी नकारात्मक टिप्पणी न की जाए। अलवी ने कहा कि नया निजाम सेना के सम्मान को लक्ष्मण रेखा की तरह मानता है और उसे पार न किया जाए।
इमरान खान को अलवी की ये चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि अलवी को इमरान खान का करीबी माना जाता है। इमरान खान भी मुनीर के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक संदेश दिया जिसमें कहा गया कि आर्मी चीफ के बारे में किसी भी मंच पर कोई भी कुछ भी गलत ना कहे। इस संदेश से साफ है कि इमरान खान जनरल मुनीर और पाकिस्तानी सेना के साथ फिर से अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता तभी चलाई जा सकती है जब सेना का साथ हो, नहीं तो तख्ता पलट होने का डर हमेशा ही सताता रहता है। इमरान खान सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें सेना का साथ जरूर चाहिए होगा। अगली खबर इंडोनेशिया से है, जहां पर प्री मैरिटल सेक्स को बैन कर दिया गया है और इसके लिए वहां की संसद ने कानून तक पारित कर दिया। 3 साल पहले भी इस कानून को लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन विरोध के बाद इंडोनेशिया की सरकार को पीछे हटना पड़ा था। इंडोनेशिया में प्री मैरिटल सेक्स को बैन कर दिया गया है, जिसको लेकर वहां की संसद से कानून पारित हो गया है। अब शादी के पहले शारीरिक संबंध और बिना शादी के लिव इन में रहना प्रतिबंधित है। इंडोनेशिया के इस नए कानून के मुताबिक अगर शादीशुदा कपल अपने पार्टनर के बजाय किसी और के साथ संबंध बनाते हैं तो ये भी अपराध के दायरे में आएगा। अविवाहितों पर उनके माता पिता की शिकायत पर और शादीशुदा के मामले में पार्टनर की शिकायत पर केस दर्ज होगा। यह शिकायत ट्रायल शुरू होने से पहले वापस ली जा सकेगी, लेकिन एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1 साल तक जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इंडोनेशिया में इस कानून को 3 साल पहले भी सरकार ने लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन हजारों लोग विरोध में सड़क पर उतर आए थे। कानून को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन बताते हुए जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद सरकार ने कानून को लागू नहीं किया था।